हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज एफएसटी नंबर 28 हुआ है। आज उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन आज के सेशन में लेकर आए हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जिस मिशन पर हैं वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। क्वेश्चन नंबर 1 आज के एफएसटी का 28 नंबर का, थोड़ा सा मैंने लाइन बना ली है ताकि आपका टाइम यहाँ पर कम लगे। देखिए बेटा, एक कहा जा रहा है कि बॉल को थ्रो किया गया है फ्रॉम द पॉइंट। यहां से एक बॉल को फेंका गया है और वो हमने ऐसे फेंका है, ठीक। और स्पीड कितनी है इसकी, v0। एंगल कितना दिया है, थीटा। फ्रॉम द सेम पॉइंट द बॉल, मतलब सेम इंस्टेंट एक आदमी यहां से भागना शुरू करता है v0/2 से, और ये कह रहा है कि जो आदमी इसको कैच करने के लिए बॉल को जा रहा है इज रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। यहां से जब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो जैसे ही ये आपका टी टाइम में यहां से लेकर यहां पर पहुंचेगा उतनी समय में बॉल हमारी यहां से लेकर यहां तक आ जाएगी। इसका मतलब टाइम जो टी है वो है हमारा इसका 2u साइन थीटा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आ जाएगा 2v साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g, यानी कि ये पूरा टाइम हो गया। जितने टाइम में बॉल को कितनी डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आदमी की स्पीड से ही निकाल देंगे हम लोग और इसकी हम वैल्यू पुट कर दें टी की, तो ये आ जाएगा हमारे पास v0/2। और बेटा ये आ जाएगा 2 टाइम्स v0 साइन ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई g। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। दरअसल ये क्या आई है, पूरे के पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में चली गई दूरी उस आदमी के द्वारा, जो आदमी v0/2 से चल रहा है। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो आदमी का यहां से यहां तक जाने का जो समय है उतनी देर में हमारी बॉल पहुंचेगी। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये रेंज कहलाती है, तो क्यों ना हम इसको रेंज के बराबर कर दें। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों तो आपके पास ये वाला आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास v0 स्क्वायर और साइन ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई g। और रेंज आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी रेंज v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो इसको कर देंगे 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई आ जाएगी जी। बेटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1/2 बचेगा और कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री के। मतलब कुल मिलाकर आदमी जितनी देर में भागता हुआ यहाँ तक आ रहा है यही आदमी के द्वारा चली गई दूरी है, और यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज हो जाएगा। तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। राइट आंसर क्या कह रहा है, क्या वो आदमी उसको लपक लेगा। भाई देखिए, आदमी जो है उसको 100% लपक लेगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री का होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला आ जाएगा। तो बच्चों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, चलिए आइए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है हमारा और एनसीईआरटी का पेज नंबर दिया है। अ स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन। और अगर मूविंग ट्रेन की विंडो से स्टोन को हम फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक जो उसका मिलता है, लिखा है ना, अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक स्टोन विल हिट द ग्राउंड। आपको मालूम है कि जब स्टोन ग्राउंड को टकराएगा वो पैराबोलिक पाथ होता है। आपको मालूम है ये फॉर्मूला, ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया जाता है। तो पैराबोलिक पाथ हमारा सेकेंड वाला आंसर लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर है थर्ड वाला। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कांस्टेंट मोशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा कांस्टेंट मोशन का सवाल है। मतलब ये जो डोरी है ना हमारी, ब्लॉक इज ड्रैग ऑन अ स्मूथ प्लेन और प्लेन विद द हेल्प ऑफ ए रोप विच मूव्स विद द वेलोसिटी v। मतलब ये जो डोरी है आपकी बेटा, ये जो डोरी आपकी वेलोसिटी v से जा रही है, तो ये डोरी की जो लंबाई, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर डोरी की जो वेलोसिटी है वो आपकी इस वाले किनारे पर भी वही रहेगी, क्योंकि जितनी स्पीड से ये चेंज होगा उतनी स्पीड से ये चेंज होगा। मतलब ये वैल्यू चेंज आपकी वर्टिकल वाली जो वैल्यू है ना, वर्टिकल हाइट की, तो ये वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो डोरी की लंबाई हम खींचते जा रहे हैं ना उसको, लेकिन हमारी पुली के थ्रू जो डोरी जा रही है, यानी ये वाली जो आपकी बेटा
ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया है v। अब समझिएगा यहां पर हमने दो कंपोनेंट बना लिए हैं, हॉरिजॉन्टल वाला और एक बना लिया है वर्टिकल वाला। अच्छा, v का आपसे पूछा क्या जा रहा है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, मान लीजिए यही पूछा जा रहा है v डैश, बात समझिएगा, v डैश पूछा जा रहा है। तो जो ये v है, हाँ v डोरी है, v का जो ये वाला कंपोनेंट होता है बच्चा, ये वाला, ये थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला आपका होता है साइन थीटा, यानी v डैश बराबर हो जाएगा v साइन थीटा। उल्टा सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, पूरी बात दोबारा सुनिएगा। जो v है ये हमारे इसी वाले मतलब v डैश का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसके जस्ट लगा हुआ कंपोनेंट v डैश कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा v। समझिए बात को, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी दी गई है, जो आपका ब्लॉक है बेटा, वो जो ब्लॉक आपका ड्रैग किया जा रहा है, यही आपको निकालना है कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये ब्लॉक हमारा ड्रैग हो जाएगा, जबकि रोप की आपकी वेलोसिटी दे रखी है। तो यहां पर सबसे आसान तरीका है कि जो ये v डैश है बेटा, इसमें हम ये अगर एंगल थीटा लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो v डैश का ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा। तो जब कॉस कंपोनेंट होगा तो यहां से निकालेंगे v डैश साइन ऑफ थीटा इक्वल टू v आ जाएगा। v डैश निकालनी है v अपॉन साइन ऑफ थीटा। कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, हमारा ऑप्शन आ रहा है सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला आंसर सही है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टार एंड कवर्स डिस्टेंस ऑफ 7h इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी। तो लेट nth सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी हमारी u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1, लास्ट सेकेंड यही तो है। तो अगर इसको ले लेंगे 7h, ये 0 है, हाफ आ जाएगा और बेटा g और 2n माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा बेटा यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सुनिएगा, जो h है वो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब होता है h बराबर आ जाएगा, यहां पे हम n की जगह पे 1 कर देंगे, 0 प्लस हाफ g आ जाएगा, यानी n की जगह आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो nth सेकेंड मतलब 1 कर देंगे तो फर्स्ट सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा h की वैल्यू हाफ, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा g। अब इसकी वैल्यू उठाकर रख दीजिए यहां पर, तो आपका यह इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 7h ऊपर है, नीचे आ जाएगा h, ऊपर हाफ जी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल, 7 प्लस 1 8 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 4 सेकेंड आ रहा है। बच्चा 4 सेकेंड की वैल्यू हमारी आ रही है, 4 सेकेंड में लिखा है ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो टोटल हमने देख लिया कि 4 सेकेंड की हमारी जर्नी है टोटल। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बच्चों 5 पे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पर। अच्छा सवाल है, बॉडी का मास दिया है 1 किलोग्राम, बिगिन टू मूव अंडर द फोर्स ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स गिवन है आपको। तो एक काम कर लेते हैं कि F इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स की वैल्यू दी है। अब आप एक काम कर लेंगे, F अपॉन m कर लेंगे तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको हम 1 यानी कि 1 किलोग्राम है तो वही तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब इस एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम लोग dv बाई dt। बच्चों ये आ जाएगा 2t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप। इसको लिखेंगे dv और 2t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप dt। बेटा इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस बेटा 3t क्यूब बाई 3 जे कैप, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा
तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है वेलोसिटी वेक्टर, ये आ रहा है टी स्क्वायर आई कैप प्लस बेटा आ रहा है टी क्यूब जे कैप। अब इस वेलोसिटी वेक्टर को होल्ड कर लीजिए आप लोग, ये वेलोसिटी वेक्टर जो हमारा आया है, आप समझिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर निकाल दिए। अब आप देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि आपको निकालना है पावर विल बी डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड का मतलब होता है, पावर डिलीवर्ड का मतलब होता है, हम लोग निकालते पावर इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट वेलोसिटी वेक्टर। आप देखिए एफ वेक्टर कितना दिया है, 2t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप डॉट टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो हमको आई कैप और आई डॉट आई करना है केवल, तो जब हम आई डॉट आई करेंगे तो 2t और टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2t क्यूब, आई डॉट आई 1, अच्छा 3t पावर 5 प्लस आ जाएगा 3t 5 जे डॉट जे 1। तो टोटल पावर बच्चा आ रही है वॉट में 2t स्क्वायर और 3t5, कोई ऑप्शन है 2t क्यूब और 3t5, यानी कि पांचवें का चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। आइए बच्चों, हम लोग को मालूम है पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। द हार्ट पुशेस ब्लड, हार्ट हमारा ब्लड को पुश करता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इसका मतलब ये जो चेंज इन वॉल्यूम दिया गया है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, और अंडर द प्रेशर तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डेल्टा वी, वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डेल्टा वी, वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी। अब हमें निकालनी है पावर डिलीवर्ड, तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क हो जाएगा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम पर सेकेंड दे रखा है 1 सेकेंड दे रखा है, तो पावर कितनी आ जाएगी 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -6 का मीटर क्यूब अपॉन 1। देखिए कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 0 बना देंगे तो पॉइंट का 0.2 वॉट आ रही है पावर। कोई ऑप्शन आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब पावर ऑफ द हार्ट इज, जो हार्ट हमारा जिस पावर से काम कर रहा है वो हमारा पावर यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 6 के बाद आ जाते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब मैन सिटिंग इन अ बस, ठीक है, बस में जा रहा है आदमी, ठीक, ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर है ना पर आवर, यानी कि आदमी जो है ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये बेटा आपका मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्या है, मैन या बस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो अब कह रहा है कि ऑब्जर्व करता है द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकल डाउन, यानी कि ये जो डायरेक्शन आपकी है उस आदमी को पता चलती है, यानी इसी जगह पे आदमी की वेलोसिटी का वेक्टर हम ले लेते हैं ये वाला मेरे बच्चों, ये वेक्टर है वी मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहां पर आपको उसको आदमी को फील होती है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी को मैन को रेन की वर्टिकल वेलोसिटी की फीलिंग आती है, यानी ये वेक्टर दिख रहा है आपको। तो अगर हम इसको अपने रिलेटिव वेलोसिटी से अगर सॉल्व करते हैं तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकालनी है तो ये आ जाएगी रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रेन की मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वी रेन प्लस वी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये दोनों वेक्टर का जब रिजल्टेंट आएगा वही हमसे पूछा गया है, मतलब बाहर खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति, बाहर खड़ा हुआ ग्राउंड में,
वो बारिश की बूंदें कैसे दिखाई देंगी, यानी इसी की बात तो कर रहा है वो। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कह रहा है, वो किसका रिजल्टेंट आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, आपको मालूम है इनके जस्ट बीच से जाएगा ना, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी। तो पूछा क्या जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी फॉल व्हेन एंगल गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि समझ में आ गई बात। कुल मिलाकर हमसे केवल वेक्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, निकालना कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन निकालना है, वो भी रिजल्टेंट निकालकर। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर, ये डायग्राम है, यहां पे नहीं है, और ये डिस्क आपकी है, इज मूविंग with vertical xy in the vertical xy plane as shown in the figure। और इस फिगर में हमको डिस्क जो है ना, वो देखो, एक तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो दे रखी है ना, इसकी वजह से, अच्छा दूसरा ये है हमको जो वेलोसिटी दे रखी है जिसके कारण जो डिस्क हमारी मूव कर रही है, तो साफ साफ v बराबर ओमेगा आर दे रखा है, आर ओमेगा दे रखा है, ये वेलोसिटी दे रखी है। तो अगर हम बात करें कि इस वाले ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें अगर फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे तो एम वी आर, यानी कि जो हमारा एम वी आर है, मोमेंट है हमारा, वो हमारा मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। आप इसको ले लीजिएगा P बराबर एम वी कर देंगे, और हमें मालूम है V की वैल्यू, और वो हमारा, अब मोमेंट ऑफ मोमेंट निकालेंगे तो R की जगह पे R आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, पहली बात तो एक है एम, टोटल अगर निकालना है ना, इन्होंने कहा है कि नेट अबाउट ओरिजिन निकालना है, तो एक तो हो जाएगा आई ओमेगा। आई ओमेगा कौन सा है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आई ओमेगा माइनस का हाफ, याद रखिएगा, आई ओमेगा माइनस एम वी आर। अब ये आई ओमेगा क्या आ जाएगा, आई कितना है डिस्क का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हाफ एम इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा रख दिया, माइनस एम पता है, और v की जगह पे क्या आ जाएगा, v की जगह पे है ओमेगा आर या आर ओमेगा, और ये है आर, तो एम आर स्क्वायर आ गया, देखिए ध्यान से, और ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास एक तरीके से हाफ। तो अब हमें ये ध्यान रखना है यहां पर कि जो आपके पास वैल्यू दे रखी है बच्चों, कि ये जो आर है ना, ये गलती कर देते हैं बच्चे कि जो ये आर है ना, यही चीज यहां पर हमारी गलत करने के लिए दिया गया, और एक ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, यही वैल्यू हमारी 2r है। तो जब हम इसकी जगह पे रखेंगे 2r, यानी कि 2r, देखिए रोटेशनल इफेक्ट कैसे आ रहा है, ये पूरा रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है, और यहां पर ये जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा, इसके ओ के अबाउट निकालेंगे तो ओ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर, आर का मतलब 2r, तो ये 2r आ जाएगा, तो ये 2m आर ओमेगा स्क्वायर में से आप इसमें हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, और आर स्क्वायर ओमेगा, और इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। दरअसल यहां पर जो डिस्क है जिसकी अपनी रेडियस है आर, डिस्क की रेडियस है आर, और ये जो डिस्क हमारी है वो हमारी यहां इससे कितना दूर है 2r, और आप जब इसको रोटेट करा रहे हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा, और डिस्क जो रोटेट कर रही है, दोनों ऑपोजिट हैं, एक आपकी डिस्क वाले एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो डिस्क वाला है आई ओमेगा माइनस क्लॉकवाइज एम वी एम वी आर होता है, तो एम वी आर, आर समझ रहे हैं क्या है, एम वी आर, आर समझ रहे हैं क्या है, तो पूरी डिस्क हमारी, ठीक, तो हमारे पास यहां पे इस समय v की वैल्यू कितनी है, और हाई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क का होता है, और ये आ जाएगा ओमेगा, और ये आ जाएगा एम, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है हमारे पास डायग्राम में ओमेगा आर, तो ये आ जाएगा आर ओमेगा, और बेटा ये आ जाएगा आर,
और r नहीं आएगा, ये एक्चुअली आएगा 2r। कितना आएगा? 2r। तो ये आएगा 2r, क्योंकि वो 2r वैल्यू दे रखी है। ठीक, तो 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर ओमेगा आ रहा है, माइनस का हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा आ रहा है। पहली बात तो माइनस का आ जाएगा, दूसरी बात 3/2 आ जाएगा, 1.5 टाइम्स आ जाएगा। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग प्लैनेट की। कह रहा है कि प्लैनेट के लिए जो हमारा मास दे रखा है वो 6 गुना है। एस्केप वेलोसिटी यानी कि वी बराबर फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ जी टाइम्स जी एम ई अपॉन आर, है ना, आर। यानी ये बात हम अर्थ की कर रहे हैं। जब हम प्लैनेट की बात करेंगे तो प्लैनेट की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स जी और मास हो जाएगा हमारा 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ऑफ मास आ जाएगा बेटा। और यहां पर आ जाएगी रेडियस की वैल्यू थ्राइस रेडियस, तो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस आ जाएगी। 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 2 अलग कर लो और अंदर आ जाएगा आपके पास 2g आर ई अपॉन क्या आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आ जाएगा आर ई, है ना। ये अर्थ के लिए है, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में प्लैनेट का जो मास है वो 6 गुना है और रेडियस जो हमारी आ रही है वो हमारी कह रहे हैं कि वो 3 गुनी है, तो 3 दूना 6, तो √2 आ जाएगा, यानी √2 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा √2 टाइम्स। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आ जाएगा सेकेंड। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर पे। देखिए एक आपको थिक रोप ऑफ रबर दे रखी है, मतलब जब कभी भी कोई आपकी ये रबर है और जो रबर हमारी है बेटा, ये हमारी रबर इस एक्सिस के से लटकी हुई है और अगर रबर हमारी सेल्फ वेट से हैंग करे, ये बोला है ना लेंथ इसकी जितनी भी है 8 मीटर की, है ना, वो आपकी हैंग कर रही है फ्रॉम सीलिंग और इंक्रीज इन लेंथ निकालना है ड्यू टू ओन वेट। जब भी ओन वेट की बात करेंगे तो हम L/2 करेंगे बेटा। यहां पर हमारी पूरी रबर का वेट काम करेगा। फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉडुलस में, वेट mg आएगा, L की जगह पे L/2 आएगा और नीचे आएगा भाई क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस होती है भाई, फॉर्मूला लिख लेते हैं पूरा ये F की जगह पे mg आ जाएगा और L की जगह पे L/2 आ जाएगा सेल्फ वेट में, और यहां पर आ जाएगा A और ये आ जाएगा डेल्टा L। डेल्टा L इधर ले आइए, मास की जगह पे आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन जाएगा इंटू डेंसिटी हो जाएगी और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास L/2 और डिवाइडेड बाई A इंटू वाई आ जाएगा। देखिए बेटा क्या किया है, y को इधर ले आएंगे, डेल्टा L को इधर ले आएंगे और हमारे पास जो मास है वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ यानी A इंटू L, डेंसिटी हो जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, हाफ बचेगा। पहली बात तो ये बचेगा आपके पास L² रो g बचेगा अपॉन y बचेगा। सबकी वैल्यू दे रखी है देखिए यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा L बराबर हाफ आ जाएगा, L² की वैल्यू 8² आ जाएगी, रो की वैल्यू है 1.5 10⁻³ है और g हो गया 10 बेटा। अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन हो जाएगा हमारे पास ये जो आपकी वैल्यू है y की और वो है 5 × 10⁻⁶। अब बच्चा इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल है तो 64 × 1.5 है ना बेटा। तो अप्रॉक्स ये हमारी वैल्यू जो आ रही है वो 9.6 और 10⁻⁻² आ रही है। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों ये कहा है कि मेटल बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 36 को बदल दीजिएगा, 36 को बदल दीजिएगा 36 × 5/18 करके इसको बदल देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 36 को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया हमने। और एक बॉल हमारी मेटल बॉल है, ये हमारी मेटल बॉल इस दूसरी मेटल बॉल के साथ ये 2 किलोग्राम की है ना। और ये जो 2 किलोग्राम की मेटल बॉल है बेटा हमारी, और ये हमारी दूसरे के साथ क्या करता है समझिएगा ध्यान से,
ये हेड ऑन कोलिजन है, ठीक। और जब ये मेटल बॉल हमारी हेड ऑन कोलिजन कर रही है 3 किलोग्राम के साथ, तो 3 किलोग्राम के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रही है, राइट। और लॉस ऑफ एनर्जी दे रखा है, इसका मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही हमारी बॉल जो है वो जुड़ जाएंगी और ये 2 + 3 हो जाएंगी, टोटल ये 5 किलोग्राम आ जाएंगी। अब इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, ठीक। तो आप एक काम कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप इनकी वैल्यू ही निकाल दीजिए। तो जब आप इनकी वैल्यू निकाल देंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। आसान काम है ये वेलोसिटी निकालना। कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा m1 u1, इसके लिए u1, इसके लिए बेटा u2, ये v है, प्लस आ जाएगा m2 u2 = m1 + m2 v आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया 2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 × 10 और प्लस दूसरे वाली बॉल की 3 है, स्टेशनरी बॉल कह रखी है ये, यानी कि 0 पर है, तो 3 × आ जाएगा 0 = आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 और बेटा ये है v, यानी ये 5 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर 5 2 जा यानी 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ रही है हमारी कंबाइंड बॉल की, दोनों बॉल ज्वाइन हो जाती। द 2 बॉल मूव टुगेदर विद वेलोसिटी 4। अब एक काम कर दीजिए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे देखिएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ m(u1)², ठीक। दूसरी वाली इनिशियल कितनी आ जाएगी, वो तो 0 ही हो जाएगी, m2u2² आ जाएगी, ये 0 है। और बेटा ये है हमारी लॉस ऑफ निकालना, यानी हमारे पास आ जाएगा माइनस का ½ m1 + m2 और v²। बताइए कितना आ जाएगा, ½ आएगा, 2 आएगा और बेटा u1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, u1 की वैल्यू आ रही है 10 का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 100 और ये आएगा आपके पास ½ 5 × 4 का स्क्वायर है, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 840 और 100 में से 40 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 60 जूल। तो थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो एक फार्मूला भी लगा लेते हैं, नहीं डायरेक्ट करके तो कोई ज़रूरत नहीं करने की है, आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 12 नंबर पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में एक बड़ी खास बात बोली गई है, बॉडी का मास दिया है और बॉडी की डेंसिटी दी है, तो आप जरा बॉडी का वॉल्यूम तो निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो निकालिए। ये आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, डेंसिटी कितनी है, 1/5 मीटर क्यूब। और अगर बॉडी को हम लोग किसी भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर बॉडी को हम डुबोएंगे, तो बॉडी को जब डुबोएंगे ना हम लोग, तो बॉडी को इमर्ज करेंगे कंप्लीटली, तो जो आपका पानी गिरेगा इसका मास और इसका बॉडी का बराबर होगा, यानी वॉल्यूम 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 ऑफ द बॉडी अगर हमारा कंप्लीटली इमर्ज करेंगे, तो जितना वॉल्यूम हमारा बॉडी का इमर्ज होगा, यानी बॉडी पूरी डूब रही है तो कंप्लीट वॉल्यूम हमारा उतना ही वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस करेगा, यानी बॉडी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से अपने डूबे हुए भाग के बराबर वॉल्यूम को रिप्लेस करती है, बाहर निकालती है। तो हमने देख लिया बॉडी इतनी डूब गई हमारी, इसका मतलब मास कितना आ जाएगा, मास डिस्प्लेस, मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, है ना। तो मास ऑफ वाटर निकालेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा बॉडी वाला और इनटू वाटर की डेंसिटी कर देंगे। वाटर की डेंसिटी होती है SI में 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कट कर देंगे तो ये 200 किलोग्राम इतना पानी बाहर गिरेगा। फिर से सुनिए मेरी बात, हमने बॉडी का मास और बॉडी की डेंसिटी निकालकर वॉल्यूम निकाल दिया, बॉडी कितना वॉल्यूम है, बॉडी अगर डूब रही है पूरी तो उतना ही वॉल्यूम बॉडी हमारा मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा बाहर निकालेगी। तो बाहर कलेक्टेड जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है बच्चों, उसका मास तो निकालिए। जिसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि व्हाट एडिशनल मास कुड बी एडेड सो दैट बॉडी जस्ट सिंक, यानी कि पूरी बात समझिएगा।
अभी मैंने पूरा डुबोया नहीं था वैसे भी जानबूझ के, थोड़ा सा मास इसमें हम और ऐड कर दें। कल्पना करो कि ये वाला मास जोड़ने पे ये बॉडी पूरी नीचे आ जाए, तो अब कितना हमारा पानी, तो जितना हमारा मतलब बॉडी पूरी डूब रही है, तो जितना टोटल मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस दिया गया है और जितना हमारा पहले से है 120 ग्राम बॉडी का मास है, प्लस एडिशनल मास कितना हम दे देंगे ताकि 200 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास m की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 80 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। 80 किलो का मास हम और ऐड कर देंगे, उतना ही हमारा बॉडी के फ्लोट करने की कंडीशन आ जाएगी, सिंक करके कंडीशन आ जाएगी। अच्छा सवाल है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप ऑफ रेडियस दिया है, तो रेडियस को डबल कर दीजिए, डाया निकाल दीजिए तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्पीड दे रखी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है, ईटा की वैल्यू 0.01, हमसे कह रहा है रेनॉल्ड नंबर बता दीजिए। रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, वो होता है रो, यानी कि डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी तो रो हो जाएगा, वी हो जाएगा, स्पीड कितनी दे रखी बताइए, और डाया और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो रो कितना है सीजीएस यूनिट में 1, स्पीड कितनी है 6, और बेटा डाया कितना है 2, और बेटा डेंस हमारी विस्कोसिटी कितनी है 0.01। ये फॉर्मूला बहुत रेयर है, आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। रेनॉल्ड नंबर जब फ्लो ऑफ लिक्विड में निकालते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो होता है या स्टीम लाइन होता है, उसके कैलकुलेशन के लिए रेनॉल्ड नंबर बनाया गया। जैसे तो रेनॉल्ड नंबर आर ई की जो वैल्यू है यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1200 आ रही है। तो बेटा रो वी डी, डी मतलब डाया, राइट, रो क्या है डेंसिटी, वी क्या है वेलोसिटी जो हमारी फ्लो की है, और बेटा और सी ये क्या, ईटा क्या है, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। लिक्विड ड्रॉप जो हमारी है वो हमारी बेटा अगर सिकुड़ना चाह रही है, स्फेरिकल शेप होता है वो बिकॉज ऑफ कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्स, यानी कि कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन होता है, और कोहेसिव फोर्स की वजह से ही हमारी स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ जो मरकरी है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करके वो हमारी स्फेरिकल शेप में आती हैं। वाटर की ड्रॉप स्फेरिकल शेप नहीं होती है क्योंकि कोहेसिव फोर्स हमारा मरकरी में ज़्यादा होता है, और कोहेसिव फोर्स की वजह से हमारा सरफेस टेंशन होता है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा सरफेस टेंशन। आइए बच्चों, यहां पर हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको दिया ही गया है यहाँ पे, ठीक। एनसीईआरटी का पेज नंबर 196। अच्छा बेटा, यहां पर बात कर रहे हैं, बढ़िया सवाल है और आपको पुराना भी सवाल है। कंडक्टिंग स्क्वायर हमें दिया गया है, ये हमारा कंडक्टिंग स्क्वायर है, पूरा कंडक्टिंग स्क्वायर है, और स्पीड हमको दे रखी है। अच्छा, साइड एल है इसकी और रेजिस्टेंस इसका आर है, मूव्स इन प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू द साइड, वी दे रखा है हमको। मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड में हमारा यूनिफॉर्म से चल रहा है, और बेटा यहां पे कह रहा है करंट इंड्यूस बताइएगा। तो करंट इंड्यूस हमारी ईएमएफ इंड्यूस से निकलेगी, और ईएमएफ इंड्यूस फ्लक्स चेंज से निकलेगा, और फ्लक्स चेंज यहाँ पर हमारा होना नहीं है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स चेंज इसलिए नहीं होना, मैग्नेटिक फील्ड हमारा एग्जिस्ट एवरीवेयर, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कांस्टेंट दिया रहा है, इसका मतलब एरिया चेंज हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा हमारे पास, कुल मिलाकर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। A transverse wave is described by equation y is equal to y naught sin 2 pi ft minus x by lambda, ये स्मॉल f है ना। तो अब इसमें ये पूछा गया कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी इफ, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी के हैं। तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, ए ओमेगा, और v वेव होता है ओमेगा बाई के। तो यहां से ओमेगा तो कैंसिल हो गया, a यहां पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और माइनस एक्स बाई लैम्डा से हम जो है कंपेयर करेंगे
तो यहां पर एम्पलीट्यूड वाई नॉट हो गया, यानी कि वाई नॉट 4 और के की जगह 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा ऊपर चला गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो यहां से लेमडा निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू आया पाई वाई नॉट बाई 2। पाई वाई नॉट बाई 2 कौन सा ऑप्शन मैच करा? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज v एंड आरएमएस वेलोसिटी गैस c, द रेशियो ऑफ v टू c। साउंड में गैस की स्पीड v है, तो साउंड में क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। और आरएमएस वेलोसिटी c है, क्या होता है? अंडर रूट 3 आर टी बाई एम। डिवाइड कर दो तो v बाई c इज इक्वल टू अंडर रूट गामा बाई 3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 मैच करेगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दिया हुआ है बेटा वीआरएमएस की वैल्यू एनसीईआरटी के पेज 256 पे। नेक्स्ट है स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm कैरिंग करंट 1 एम्पियर रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर 1 mm डायमीटर कैरिंग सेम करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फार अवे। अब भैया ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे दूर फील्ड का फॉर्मूला होता है लॉन्ग वायर के थ्रू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। तो आर यहाँ पे डिस्टेंस है। अब बताओ क्या इसमें वायर का कहीं डायामीटर या रेडियस आई है? ये आर तो डिस्टेंस है, तो यानी कि जो यहाँ पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की होगी इस वायर के डायामीटर या रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये फील्ड क्या रह जाएगा? अनचेंज रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर मेक्स एन रोटेशन पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, तो इसकी करंट अपोजिट होगी। सेंटर पर फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r, और आई होता है बच्चों आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और 1 बाई टी एफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एन हो जाएगा, एन रोटेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फार्मूला यही आ गया, म्यू नॉट क्यू की जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाई 2r। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। A voltmeter has resistance 200 ohms and it can measure up to 2 volt. If we want to increase range 10 volt, then require resistance in series. तो ठीक है, इसमें पहले वाले से हम करंट निकाल सकते हैं V बाई आर। वोल्टेज 2 है, 2000 है, तो करंट आ जाएगी 10 की पावर -3 एम्पियर। अब अगर इसका वोल्टेज हमें 10 वोल्ट बढ़ाना है, करंट तो यही रहेगी, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा? तो V इज इक्वल टू आई आर प्लस आर डैश लगा दो। वोल्टेज 10 हो गया, करंट 10 की पावर -3 हो गई, रेजिस्टेंस 2000 हो गया, और आर डैश निकालना है, तो ये इधर ले जाओगे तो 10,000 हो जाएगा, 2000 माइनस कर दोगे आर डैश, तो आर डैश आ जाएगा 8000। 8000 ओम का मतलब सीरीज में 8000 ओम रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी। आंसर 4। नेक्स्ट, अ पर्सन थ्रोज बॉटल इन डस्टबिन एट सेम हाइट एज ही 4 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे, यानी कि 4 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे यानी कि रेंज गिवन है। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल देन इनिशियल स्पीड। तो 4 मीटर हॉरिजॉन्टल का मतलब ये डिस्टेंस हो गई कितनी? रेंज के बराबर, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज है 4 मीटर, यू निकालना है साइन 2 इंटू 45 बाई जी, तो 4g और साइन 91 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर और 4g यानी कि 2 अंडर रूट जी आएगा, 2 रूट जी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रेंज का फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से निकल आता है टाइम वगैरह से। नेक्स्ट है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड असर्शन रीजन है, क्या कह रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही है।
ये कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी हमेशा नेचर पे, सब्सटेंस के डिपेंड करती है, तो वो नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो हीट थ्रू कंडक्टिंग रॉड इज Ka dt बाई dx, सिंपल एज यूजुअल, ये भी ठीक है। Q बाई ए जो रेट होता है वो K डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स होता है, dt बाई dx होता है। यहाँ पे dt एक्चुअली में टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा थीटा, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये आ जाएगा बोथ ए आर ट्रू और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है। नेक्स्ट, two object AB having mass m 3m respectively are separated by distance r, distance of center of mass from, एक A पर रखा है मास m और B पे रखा है मास 3m, इनके बीच की डिस्टेंस r है। सेंटर ऑफ मास A से निकालना है। मान लो यहां सेंटर ऑफ मास है xcm, तो फार्मूला होता है xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये निकलेगा m1 हो गया m, और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ओरिजिन तक की डिस्टेंस हो गई 0, क्योंकि मास ओरिजिन पर है, तो x1 0 हो गया। m2 3m है और ओरिजिन से डिस्टेंस r हो गई, अपॉन टोटल मास 4m हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, 3/4r, 3r/4। इस सेकेंड ऑप्शन बच्चों आ गया, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है एक कॉन्केव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 80, लाइट फ्रॉम डिस्टेंस स्टार, दूरी से, इनफाइनाइट से, इंसिडेंट मिरर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो वो फोकस हो जाएगा। और इनफाइनाइट से कोई लाइट आ रही है तो जहां भी इमेज बनेगा वो फोकल लेंथ होगी, और फोकल लेंथ f बराबर क्या होता है r/2, तो 80/2 यानी कि आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा बच्चों। F इज इक्वल टू r/2 फार्मूला है एनसीईआरटी के पेज 224 पे। नेक्स्ट है, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r प्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E x स्क्वायर आएगा शोन फिगर, नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, नेट फ्लक्स निकालना है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे x डायरेक्शन में है, x स्क्वायर ये है, मतलब I का मतलब x डायरेक्शन। सिलेंडर में एक फेस 1 है, यहां से फ्लक्स φ1 होगा, दूसरा फेस ये फ्लक्स φ2 होगा। इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इधर ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही की डायरेक्शन में है, तो यानी कि इनके बीच का एंगल थीटा आ गया, तो φ1 निकल आएगा E a cos थीटा, यानी कि 0। इलेक्ट्रिक फील्ड है x स्क्वायर और एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर, और x यहां से यहां तक कितना हो जाएगा देख लो जरा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a कोऑर्डिनेट है, 2a कोऑर्डिनेट का मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस 2a हो गई, तो x की जगह 2a रखो, 4a स्क्वायर पाई r स्क्वायर। ये तो हो गया आउटगोइंग फ्लक्स। अब एंटर करने वाला ये फ्लक्स φ2 है, यहाँ एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा पाई बनेगा, यानी कि जो फ्लक्स φ2 होगा वो होगा E a cos पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यही x स्क्वायर है, एरिया पाई r स्क्वायर है, cos पाई की वैल्यू -1 हो गया। अब देखो ये वाले फेस की डिस्टेंस a है, यानी कि x इज इक्वल टू यहां से यहां तक a लिखना पड़ेगा, तो -a स्क्वायर पाई r स्क्वायर। अब सो फाइनेट लिख दो, तो नेट फ्लक्स आएगा φ1 प्लस φ2, तो ऐड करेंगे तो 4 से ये -1 कैंसिल होके आ जाएगा 3a स्क्वायर पाई r स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा बच्चों थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों देखना एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में पेज नंबर 22 पे ये फार्मूला है फ्लक्स का, और इस तरह का न्यूमेरिकल भी है। 26 in given figure, diode D connected to external resistance shown, EMF 3.5 volt, if barrier potential develop 0.5 वोल्ट, तो करंट, इसमें बैरियर पोटेंशियल 5.5 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज जिसका अपोज करेगा, तो करंट हो जाएगा V नेट बाई आर, और नेट कितना हो जाएगा 3.5 माइनस 0.5 बाई आर हो जाएगा 100, तो 3.5 हो जाएगा 3/100, तो 3 × 10⁻⁻2 एम्पियर, आंसर मिली एम्पियर में है।
तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो और 10 का डिवाइड करोगे -3 हो जाएगा, ये एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 30 मिली एम्पियर। तो इससे ऑप्शन सेकंड बच्चों मैच हो गया। नेक्स्ट ये फार्मूला दिया हुआ है बच्चों पेज 95 एनसीईआरटी में। वेरिएशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम विद टेम्परेचर फॉर आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। तो जो ये सीवी होता है बच्चों, सीवी का फार्मूला कितना होता है 3/2R। अब यहां पे ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं, जो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। यहाँ पे सीवी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है 3 masses 213 kg सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पुली शोन फिगर इफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 देन एक्सटेंशन इन स्प्रिंग नेग्लेक्ट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी कि सब इक्विलिब्रियम में, यहां पर कितना है ना, सस्पेंडेड है इक्विलिब्रियम। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये 3g हो जाएगा वेट, और इसको यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स एफ डैश बैलेंस करेगा, तो एफ डैश 3g हो जाएगा और एफ डैश बराबर kx होता है। ये 30 कर दो। हमें निकालना है क्या, एक्सटेंशन यानी कि x, तो 30/k। k की वैल्यू है 100, k की जगह 100 रख दो, तो 0.3 मीटर आंसर आ जाएगा। से ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस गिवन बाय P + A अपॉन VQ V - V स्क्वायर CT वेयर PVT प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ABC कांस्टेंट, जो डायमेंशन AB की निकालना है। देखो बच्चों, ये प्रेशर है तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, यानी कि जो A/V³ होगा वो भी प्रेशर होगा। तो A बराबर आ जाएगा PV³, A की डायमेंशन। प्रेशर की क्या होती है ml - 1 T - 2, और वॉल्यूम L³ होता है तो 3 × 9 हो जाएगा, L³ की पावर 3 9। तो ये हमें मिल गया, देखो m -1 और 9 8 हो जाएगा, ml 8 और T की पावर -2। इसके बाद B की डायमेंशन निकालनी है, तो वॉल्यूम में B स्क्वायर माइनस हुआ है, तो इसका मतलब B स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम L³ हो जाएगा। तो B की डायमेंशन L की पावर 3/2। कौन सा आंसर आया 8, यानी कि पहले ही आंसर आ रहा है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, 29 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, if a simple pendulum has significant amplitude up to factor 1/e of original only in period t is equal to 2t second, then tau may be called the average life of pendulum when the spherical bob pendulum suffers retardation due to viscous drag proportional to velocity with b as constant of proportionality, the average life of pendulum। ये एक्चुअली में बच्चों डैम्पिंग का केस है, एनर्जी डिसिपेशन वाला, एक्सपेरिमेंटल में आता है। तो इसमें यह बोला गया 0 से t सेकेंड तक जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल का 1/e हो जाता है। और बच्चों देखो, हमें मालूम है कि एम्पलीट्यूड होता है A0 e की पावर -bt। b यहां पर यही कांस्टेंट है, ये जो b इन्होंने कांस्टेंट बोला है, देखो कहां पर बोला है, प्रोपोर्शनलिटी है विद b एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो एक्चुअली में जब यहां पर हम लोग इसका फोर्स लेते हैं तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, वही वाला बी यहां पर सॉल्व करने के बाद में आता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब एम्पलीट्यूड हो गया A0/e, यहां पे यही टाइम निकालना है, ये A0 हो गया e की पावर -bt, A0 कैंसिल हो जाएगा, e ऊपर ले जाओ तो e की पावर -1 e की पावर -bt आ जाएगा, तो -1 = -bt आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 1/b सेकेंड। यही आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाँ, तो बच्चों नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन दिए हुए हैं। पहला है x1 = a sin ωt cos ωt, और दूसरा ये है। तो इनके एम्पलीट्यूड
और फेज डिफरेंस को बारे में पता करना है। तो पहला वाला तो ये है x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t। तो ये हमारे पास वेल नोन रिजल्ट है, दोनों ही वेल नोन है। a अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 4। कैसे आया? एक ही फार्मूला लग रहा है। फार्मूला मैं पहले लिख देता हूं तो आपको ठीक रहेगा। अगर x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी है तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b अपॉन a। याद रखेंगे tan इनवर्स में cos वाला कॉफिशिएंट ऊपर होगा, साइन वाला कॉफिशिएंट नीचे होगा। तो अगर इसी को इसमें अप्लाई कर दें तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a रूट 2 और साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स a बाई a, तो tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री यानी पाई बाई 4। और सिमिलरली x2 भी लिखेंगे तो a और a बाई रूट 3 है तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बाई 4 ये अंडर रूट में आ गया। a बाई रूट 3 है तो a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर किया तो 2a अपॉन रूट 3 आ गया। तो 2a अपॉन रूट 3 और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अब tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स कॉस का कॉफिशिएंट a बाई रूट 3 और अपॉन a। तो tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 यानी पाई बाई 6 आएगा, तो यहाँ पाई बाई 6 लिख दिया। अब पहला मेरे को कैलकुलेट करना है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो a रूट 2 अपॉन a अपॉन रूट 3 ये रेशियो हो जाएगा, a से ये तो कट जाएगा, अंडर रूट 3 इज टू अंडर रूट 2। तो इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बाई 2। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं। और अगर हम फेज डिफरेंस निकालें तो पाई बाई 4 में से पाई बाई 6 घटाएंगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 3 पाई माइनस 2 पाई यानी पाई बाई 12। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये स्लाइड की गलती है। ये मेरे पास पेपर्स है और इस पेपर में ये फोर्थ वाला ऑप्शन दिया गया है अंडर रूट 3 बाई 2 एंड पाई बाई 6। तो आंसर तो भाई हम लोग पेपर के हिसाब से ही देते हैं,
तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही माना जाएगा। ये फर्स्ट वाला आंसर सही है। कृपया ध्यान दें, स्लाइड में ये π/12 लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में ये π/6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये ट्रायंगल वाला आपने सवाल देखा है। करंट यहाँ से एंट्री कर रही है, यहाँ से निकल रही है, और वायर यूनिफॉर्म है। तो करंट अगर यहाँ से आई आती है तो एक करंट ऐसे आएगी I/2, थोड़ा डार्क कलर ले लें। एक करंट ऐसे आ जाएगी, ये वाली आई करंट दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगी, I/2, और इधर भी I/2, और ये वाली करंट ऐसे आएगी, ये वाली करंट ऐसे आएगी, तो दोनों आई मिलके निकल जाएंगी। आधी आधी क्यों होंगी? क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, तो ये दोनों लेंथ सेम है, ये रेजिस्टेंस भी सेम होंगे, तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस हैं इक्वल, तो करंट आधी आधी बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये आपको ट्रायंगल वाला करते हैं। यहाँ पे अगर फील्ड निकालेंगे तो इस वायर की वजह से फील्ड और इस वायर की वजह से फील्ड हमारे पास उल्टी होंगी, बराबर होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और इन दोनों की वजह से भी फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो नेट फील्ड 0 आएगी यहाँ पर, और फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। वैसे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आप देख ही रहे हैं, तो ये नेट फील्ड 0 आ जाएगी। और ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, ये स्क्वायर हो या सर्किल हो या ट्रायंगल हो, हम किसी भी दो पॉइंट से अगर जोड़ देते हैं तो सेंटर पे फील्ड 0 ही आती है। ये जनरल लगभग सभी जगह फॉलो होता है। $25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों को 440 से जोड़ा गया है। तो मेरे पास ये दो बल्ब हैं, ये एक 25 वाट है 220 वोल्ट, और एक 100 वाट है 220 वोल्ट, और दोनों को ऐसे सीरीज में जोड़ दिया गया है। और ये मेरे पास 440 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। अब ये रेटिंग ये बताती है, 220 वोल्ट है ना, तो ये रेटिंग ये बताती है अगर किसी का भी रेजिस्टेंस, किसी के भी अक्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अब इनके रेजिस्टेंस पहले लिख लो, क्योंकि हमें वोल्टेज को डिवाइड करना है। तो ये हमने लिया V1 और ये लिया V2। तो V1/V2 बराबर होगा R1/R2, और अगर वॉटेज और पावर दी गई है तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, P बराबर V²/R। तो 220 का स्क्वायर अपॉन 25 बराबर R1 हो गया, और इसी तरीके से R2 हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटे 25 बटे 100। तो मेरे पास R2/R1 क्या बना? R2/R1 क्या बना? डिवाइड कर देंगे 25/100, यानी 1:4। तो मेरे पास 440 वोल्ट के वोल्टेज इस पे कितना आएगा देखते हैं। V1 प्लस V2 तो मिल करके 440 वोल्ट है, तो ये वाला वोल्टेज V1 बराबर आ जाएगा 440 बटे
5 गुणे 4, तो 5 8 40, फिर 88 इंटू 4, तो 4 8 32, 4 8 32, 3 35, तो 352 वोल्ट का वोल्टेज ये आएगा और 88 वोल्ट का वोल्टेज ये आ जाएगा। तो चूंकि 25 वाट वाला बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 220 से ज़्यादा जा रहा है, तो ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये इसकी सिंपल लॉजिक है। मैंने रेशियो में वर्क किया है। आप चाहें तो आसानी से करंट निकाल सकते हैं और इसको करंट की बेसिस पे भी किया जा सकता है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी एक तरीका लगा दीजिए। अगर और कुछ नहीं दिया है और ये रेटिंग दी है, तो इसकी फ्यूज मतलब ये है कि पहली बात तो ये 220 वोल्ट पे जलाओगे तो ये 25 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, और सिमिलरली अगर इसको 220 वोल्ट पे चलाओगे तो ये पावर 100 वाट की कंज्यूम करेगा। इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो 220 का स्क्वायर अपॉन 25, वो मैंने निकाला था। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ये आ जाएगा 484 गुणे 4, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अगर इसके क्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट से ज़्यादा का दोगे या पावर कंजम्पशन 25 वाट से ज़्यादा की कराओगे, या आई निकाल लो 220 बराबर 220 गुणे आई बराबर 25/220, या करंट इससे 25/220 एम्पियर से ज़्यादा की पास होगी, तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो किसी भी एक क्राइटेरिया को आप कर सकते हो। आप दोनों के लिए करंट निकाल लो, जैसे इसकी करंट निकाल ली है वैसे उसकी भी करंट निकाल लो। तो I1 ये आ जाएगा, I2 ये आ जाएगा 100/220, और टोटल करंट निकाल लो I बराबर, तो ये आ जाएगा 440/220 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 220 का स्क्वायर बटे 100। तो अब यहाँ से हम 220 के स्क्वायर को स्क्वायर तो काट ही सकते हैं, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और नीचे 220 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1/25 प्लस 1/100, तो ये 4/100 हो जाएगा। तो 4 और 1 5/100, तो 2/220 और 5/100, 100 ऊपर चला गया तो 5 आ गया 20, ये 40। करंट आ जाएगी 40/220 एम्पियर की। अब देखो ये बल्ब 100 वाट वाला सरवाइव करेगा 100/220 तक, और 25 वाट वाला करेगा 25/220 तक, और करंट 40 वाली है तो ये तो सरवाइव करेगा और ये वाला फ्यूज हो जाएगा। आप ये करंट के बेसिस से भी कर सकते हो, हमने वोल्टेज के बेसिस से कर दिया था। चलिए नेक्स्ट आइए। फार्मूला यही यूज हो रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलिनॉइड of 100 tons is 1 millihenry. The self inductance of another solenoid of 50 tons with the same length and cross sectional area with a core having relative permeability 500 is। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो सोलेनॉइड की जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमेबिलिटी होती है,
और n स्क्वायर होती है। अब ये तो सॉल्यूशन में दिया गया है। अब आपको नहीं आती है कि सॉलिनॉइड की कितनी होगी सेल्फ इंडक्टेंस, तो निकालते हैं। मान लो इसकी लंबाई L है, नंबर ऑफ टर्न्स N है और एरिया इसका A है, करंट जा रही है I। तो फॉर्मूला होता है N फाई बराबर LI। तो LI बराबर N, और फाई कितना होगा? फाई होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट म्यू आर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N बाई L। ये वाली लेंथ स्मॉल l मान लो, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल L से कर रहे हैं, इनटू एरिया और टाइम्स I। तो I से I तो कट गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर बाई लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड इनटू एरिया। अब दोनों सॉलिनॉइड की हमारे पास लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, और म्यू जीरो सबके लिए सेम होगा, तो म्यू आर इंटू N स्क्वायर, ये N का स्क्वायर है। तो 1 मिली हेनरी अपॉन x मिली हेनरी बराबर, पहले एयर थी तो रिलेटिव परमेबिलिटी एयर की 1 होती है, और फिर उसके बाद रिलेटिव परमेबिलिटी 500 है, और n पहले में 100 टन थे और दूसरे में 50 टन थे। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 2 आ गया। तो मेरे पास हो जाएगा x बराबर 1 इंटू 500 और बटे 4, तो आ गया 125 मिली हेनरी। तो ये फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। कई बच्चों को ये फार्मूले जनरली याद नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इस फार्मूले को दोबारा उन्हें याद दिला दिया, डिराइव कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला देखो लिखा भी है एनसीईआरटी में। ये L ऊपर इसलिए है क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एनसीईआरटी में ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो म्यू जीरो म्यू नॉट और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं N बाई L का स्क्वायर इंटू AL। तो यहाँ से देखो N स्क्वायर रहेगा और L नीचे रहेगा, एक L इससे कट जाएगा। हंड्रेड टन्स कॉइल वाली एक कॉइल है, टन्स वाली, और इसका एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास दिया गया है 2 ओम, और पहले इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर B बराबर 1.1 टेस्ला में रखा गया है, फिर हटा दिया गया है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? पहले तो एवरेज ईएमएफ निकालते हैं, तो -n डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई पहले तो फाई था, फिर निकाल दिया गया है तो 0 है। पहले कॉइल एरिया फील्ड में था, अब हटा दिया गया। तो पहले फील्ड फाई था, तो कितना होगा एरिया? 200 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू मैग्नेटिक फील्ड 1.1, और टाइम लगा है मान लो डेल्टा t।
ये डेल्टा टी हो गया। करंट कितनी बनेगी? -100। अब देखो यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 10⁻⁻4 कट गया, 2.2 अपॉन डेल्टा टी, और रेजिस्टेंस था 2 ओम का। चार्ज कितना पास हुआ? तो जितनी देर तक ईएमएफ रहा उतनी देर तक ही करंट फ्लो करेगी, चार्ज हो जाएगा आई डेल्टा टी। तो आई ये है 2.2 अपॉन 2 डेल्टा टी, और डेल्टा टी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 1.1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। थर्ड वाला आंसर हम लोग मार्क करेंगे। कुछ बच्चे इसका डायरेक्ट फार्मूला भी जानते हैं, कहते हैं वो डेल्टा फाई अपॉन आर इंटू एन कर देते हैं, एन डेल्टा फाई क्यू बराबर एन डेल्टा फाई बाई आर, चार्ज इतना इंड्यूस होता है। तो इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। थ्योरी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड से सभी मीडिया में चलती हैं, गलत है। वैक्यूम में 3 × 10⁸ से चलती हैं, और मीडियम में इसकी स्पीड बदल जाती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में साउंड की स्पीड से चलती है, नहीं, फ्री स्पेस में तो साउंड चलती ही नहीं है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, वैक्यूम में साउंड वेव नहीं चलती है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है सॉलिड मीडियम में, नहीं। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस। तो यही वाला आंसर है, और यही मेरा फाइनल आंसर भी होगा। और सॉलिड मीडियम में बारे में आपको बता दें, कम लोग जानते हैं कि सॉलिड मीडियम अगर कंडक्टर होता है, तो जैसे मेटल, तो उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं डेवलप होती है, क्योंकि आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी, क्योंकि दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये लिखा हुआ है, इससे बना था ये क्वेश्चन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 3 तरह की लाइट यूज की, ग्रीन, रेड और ब्लू, 1 एट ए टाइम, और फ्रिंज विड्थ बीटा इनकी दी गई है। तो देखो बेटा, बीटा जी कितना हो जाएगा, d/d लैम्डा जी, और बीटा रेड कितना हो जाएगा, d/d इंटू लैम्डा वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, और बीटा ब्लू कितना हो जाएगा, d/d इज लैम्डा ब्लू। अब बेटा इसमें ऑर्डर पूछा गया है, तो विबग्योर के अकॉर्डिंग रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो बीटा आर सबसे बड़ा होगा, फिर ग्रीन कलर आ जाएगा, बीटा ग्रीन, और लास्ट में ब्लू कलर का बीटा हो जाएगा। तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसी की फ्रिंज विड्थ भी बड़ी होगी, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका दे दिया जाएगा। तो गुड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये दिया हुआ है फार्मूला। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है। Stopping potential for photoelectrons from a metal surface is V1 when monochromatic light of frequency
nu1 है, दिस इज nu1 इंसिडेंट ऑन इट. Stopping potential becomes V2 when monochromatic light of another frequency nu2 है is incident on the same metal surface. H प्लैंक कांस्टेंट है, E चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रीक्वेंसी सेकेंड केस में निकालनी है. ठीक है, तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं. तो EV1 बराबर H nu1 माइनस फाई और EV2 बराबर H nu2 माइनस फाई. ये मेरे पास इक्वेशन बनी और हमें nu2 लिखना है. तो H nu2 बराबर हो जाएगा EV2 प्लस फाई. तो EV2 और फाई तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो फाई को यहाँ से हटा देंगे. तो फाई की जगह लिख देंगे H nu1 माइनस EV1. यहाँ से फाई निकाल लिया. अब आप ऐसा करिए, H से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को. ये हो जाएगा nu2 प्लस E बाई H और ये बन जाएगा V2 माइनस V1 और ये V2 माइनस V1 और प्लस nu1. तो nu1 इज इक्वल टू E बाई एच. फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा. यहाँ पर ये सारे जितने भी टर्म्स हैं, ये V2 कैपिटल V2 कैपिटल V2 कैपिटल V2 ये सब बने हुए हैं. तो इस हिसाब से देखिए, आपके पेपर में बिल्कुल ठीक छपा हुआ है. चलिए नेक्स्ट आइए. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 25 के बेसिस पे हमने इसको किया है, बनाया है. एक डबल डायटोमिक मॉलिक्यूल 2 से बना हुआ है. ये M1 है और ये M2 है और ये अपनी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. मेंशन इसमें नहीं है, लेकिन तब भी अगर वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से घूमते हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमते हैं. कहते हैं अप्लाई दी इफ वी कैलकुलेट द रोटेशनल एनर्जी बाय अप्लाइंग बोर्स रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, इट्स एनर्जी विल बी गिवन बाय. तो पहले तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला लिखो. एनर्जी हो जाएगी E बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ये है. और ये बात ध्यान रखना कि I कितना होगा इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये. और अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो डिस्टेंस को मान लो, इधर से L1 है, इधर से L2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 L1 स्क्वायर प्लस M2 L2 स्क्वायर हो जाएगा. और फिर L1 अपॉन M1 इंटू L1 बराबर M2 इंटू L2, L1 प्लस L2 बराबर R. निकल करके यही आ जाता है. तो ये एनर्जी आ गई. हाफ I, अभी I बना रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं. अब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? I ओमेगा होगा. और ये बोर्स को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, बोर्स क्वांटाइजेशन. तो इसको लिख देंगे NH अपॉन 2 पाई. और अब बेटा I ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. I ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं. तो रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी
तो रखते हैं हाफ आई और ओमेगा की जगह रख देंगे एन एच अपॉन 2 पाई ओमेगा का आई का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हाफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर और नीचे खाली आई बनेगा और आई होगा m1 m2 आर स्क्वायर ऊपर की ओर m1 प्लस m2। किसी भी कंडीशन में बोर्ड्स का क्वांटाइजेशन लगा देते हैं। अब आंसर हमारे पास आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर m1 प्लस m2 और नीचे ये 8 पाई स्क्वायर m1 m2 आर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन फिजिक्स के वर्ल्ड में बड़ा कॉमन है, किसी भी सिस्टम पर बोर्ड्स का क्वांटाइजेशन लगा के इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। कहते हैं कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C0 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V0। तो C1 बराबर C0 है और V1 बराबर V0 है। C2 बराबर C है, V2 बराबर 0 है और जब स्विच को जोड़ देंगे तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है V बराबर C1 V1। तो C1 V1 हम लिखते हैं C0 V0 प्लस V2 तो कॉमन है अपॉन C0 प्लस C। अब मुझे इससे C निकालना है तो C निकाल देते हैं क्योंकि V दिया हुआ है। तो C0 इंटू V प्लस C इंटू V बराबर C0 V0। तो CV बराबर आ जाएगा C0 V0 माइनस V। तो V बराबर आ जाएगा C बराबर आ जाएगा C0 V0 माइनस V अपॉन V। तो डेफिनेटली ये फोर्थ वाला आंसर है इसका। सेम क्वेश्चन था, कई बार पूछा जा चुका था, बस थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया गया है लैंग्वेज में। इसमें भी कॉमन क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। ए सेल ऑफ EMF E इज connected to a resistance R1 for time t and the amount of heat generated in it is H। तो ये मेरे पास सेल है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको R1 से जोड़ा गया और T टाइम में जो हीट डिसिपेट हुआ वो H था। If the resistance R1 is replaced by R2, तो ये रेजिस्टेंस R2 हमने हटा दिया, सेल वही रहा, ये E है ये R है। Connected for the cell for same time t, amount of heat generated is 4H। यानी ये अगर ऊपर वाले में हीट जनरेटेड 4H है तो नीचे वाले में 4H है। और अब मुझे कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो बहुत अच्छी बात है, लिखिए 4H बराबर I स्क्वायर RT होगी हीट। तो पहले इसमें से हम I निकालेंगे तो I कितना हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r
इसका होल स्क्वायर इंटू R1 इंटू टी। ये 4H ले रहे हैं तो यहाँ R2 हो जाएगा, ये 4H है, और H बराबर हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1 इंटू टी। अब यहाँ से फिजिक्स खत्म हो गई, थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन शुरू हो गई। तो इनको आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4 बराबर H से H कट गया, E स्क्वायर कट जाएगा, T कट जाएगा, नीचे आएगा R2 प्लस R का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा R1 प्लस R का होल स्क्वायर, और साथ में ये आ जाएगा R2 अपॉन R1, ये आया है। अब इससे आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके कैलकुलेट करना है कि स्मॉल r कितना है। तो ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, आप लोगों को खुद भी आना चाहिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम भी कर देते हैं। स्क्वायर रूट ले लो, तो R1 प्लस R अपॉन R2 प्लस R, और ये हो जाएगा अंडर रूट R2 अपॉन अंडर रूट R1। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और R की वैल्यू गेट करिए, सेकंड वाला आंसर आपको मिलेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। ये एक नॉर गेट है और नैंड गेट है, और हमारे पास इनपुट दिए गए हैं। पहले दिया गया है A0, B0, C0, दोनों केस में आउटपुट पूछे हैं। तो पहले है A0, B0 और C0, A0, B0, C0। तो ये 0 0 है, तो यहाँ पे नॉर गेट की वजह से 1 आएगा, और ये नैंड गेट की वजह से भी यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि नैंड गेट में 1 और 0, तो अगर एंड होता तो 0 होता, तो ये उसको पलट देगा। तो पहले केस का आंसर तो 0 होगा, तो पहले दो ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद नेक्स्ट केस में A1 है, B0 है और C1 है। तो A1 है, B0 है, C1 है, तो ये 1 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, और ये 1 आएगा, और ये एंड है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो दोनों केस में 1 और 1 आएंगे, तो फोर्थ आंसर सही मानेंगे हम लोग। तो ये चौथा आंसर है। चलिए नेक्स्ट में आइए। सिंपल है। पहला है इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यूरिंग बीटा डीके इज ऑलवेज एनकैप्सुलेटेड बाय न्यूट्रिनो, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो पहला गलत हो गया। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये सही है। फिजन इज द चीफ सोर्स ऑफ सोलर स्टेलर एनर्जी, हाँ स्टार्स की एनर्जी फ्यूजन से ही आती है, तो 2 सही हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 2 and 3 आर करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट वाला है, कौन सा सही है। तो द इक्विवेलेंट करंट फ्लोइंग इन दिस सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन है और चार्ज इसका E है। इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड मास m moving in a circular path of radius r with a uniform angular speed, तो एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा है।
तो कहते हैं कि करंट कितनी फ्लो करेगी, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो करंट बराबर होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज तो ई है और ओमेगा दिया है, यानी 2π/T बराबर ओमेगा है। तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो करंट हो जाएगी 1 सेकंड में ये जितना चक्कर लगाएगा उतना चार्ज पास होगा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E और N की जगह रख देंगे ω/2π। 2πf से हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ तो R तो कहीं आया नहीं क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर अगर लीनियर स्पीड देता तो ओमेगा रेडियस पे डिपेंड कर जाता, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है तो ये नहीं डिपेंड करेगा। तो ये वाला कथन गलत है। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द सर्कुलर करंट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ m। तो म्यू बराबर मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। तो n तो एक ही है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। I ये है Iω/2π एंड रेडियस दी गई, एरिया हो जाएगा πr²। तो ये सेकंड वाला भी गलत हो गया है, ये दोनों गलत हो गए हैं। The magnetic moment due to the circular current loop is equal to 2E/m times the angular momentum of the electron। तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है Iω। तो I है mr² और ओमेगा हमारे पास है ये ओमेगा। तो अगर हम डिवाइड कर दें μ/L तो E ओमेगा पाई से पाई कट जाएगा अपॉन 2 r²। अपन L कर दें तो mr² ओमेगा। तो ये r² ओमेगा कट गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर आ रहा है मेरे पास E/2m इंटू L, लेकिन यहाँ तो 2E/m है, तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द एरियल वेलोसिटी ऑफ द, ये तो गलत है ही है। तो सही कौन सा है? ये सही है। ये बेकार में निशान गलत लगा गए हम। ये कह रहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ m है, इंडिपेंडेंट ऑफ m है, और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर E⍵πr²/2π आ रहा है, यानी E⍵r²/2 है। तो m तो कहीं आया नहीं है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट इसका सही है। आई एम सॉरी, सेकंड वाला सही है। ये इंडिपेंडेंट आ रहा था, मैंने क्रॉस गलत में बना दिया था। चलिए, आप जानते ही हैं कि स्ट्रेटनिंग फैक्टर कैपेसिटर होता है। थर्ड आंसर होगा इसका। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो बच्चों, ये था आज का पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिस्कशन। फिर मिलते हैं अगले एफएसटी में।